हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके अपकमिंग एक्सरे टेक्नीशियन या फिर रेडियोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चंस है इस क्लास में, जो कि 40 के 40 आई ट्राइड की अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो जो कि मैं आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर या फिर एक्सरे टेक्नीशियन के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, वो एस्पायरेंट्स का कोर्स बाय कर सकते हैं जो कि आपको अवेलेबल है ओनली 499 में। और इसके अलावा फर्स्ट 7 डेज़ के लिए ये जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को एक्सप्लोर करें। फर्स्ट 7 डेज़ के लिए बिल्कुल फ्री है कोर्स। ठीक है, और अगर कोर्स आपको अच्छा लगता है उसके बाद भी ये सिर्फ 499 में अवेलेबल है। 499 में भी अगर आप कोड लगाते हो रेडिएशन तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। और ये आपको कंटेंट क्या क्या दे रहा है, 1 लाइनर एमसीक्यूज़, पीडीएफ, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज़ है, मतलब हर एक एग्ज़ाम के लिए इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल करवा रखा है एस्पायरेंट्स ने आप सबके लिए। तो ये जो पूरा कंटेंट है वो आप पहले फर्स्ट 7 डेज़ में एक्सप्लोर कर सकते हो और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा देन यू विल गो अहेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, यूरोग्राफिन इज एन एग्जांपल ऑफ। यूरोग्राफिन किसका एग्जांपल है, मतलब यूरोग्राफिन कौन से टाइप का कॉन्ट्रास्ट मीडिया है या फिर कौन से टाइप का कॉन्ट्रास्ट एजेंट है। यूरोग्राफिन क्या होता है, यूरोग्राफिन इज अ मोनोमेरिक आयनिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट। ठीक है, मोनोमेरिक आयनिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है। यूरोग्राफिन क्या क्या कंटेन करता है, सॉल्ट्स कौन कौन से कंटेन करेगा, इट कंटेन्स डायट्रीजोएट। ठीक है, विच इज मिग्लूमीन प्लस सोडियम सॉल्ट्स। ठीक है, मोनोमेरिक आयनिक होता है, आयनिक का मतलब डिसोसिएट हो जाता है इनटू आयंस इन सॉल्यूशन। मोनोमेरिक का मतलब सिंगल बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और आयनिक का मतलब क्या हो गया कि डिसोशिएट्स इनटू आयन इन सॉल्यूशन। तो अपन ने डिस्कस कर लिया है यूरोग्राफिन के बारे में। ये क्या है, मोनोमेरिक आयनिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट है। इसका अंदर सिंगल बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है, डिसोसिएटेड हो जाता है आयंस में सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, यूरोग्राफिन डायट्रीजोएट विच मिग्लूमिन एंड सोडियम सॉल्ट्स। ठीक है, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट कौन से हो जाते हैं, जैसे एयर और CO2। डायमेरिक एजेंट्स हो जाते हैं जिनके पास 2 बेंजीन रिंग होगी। नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट हो जाते हैं जैसे कि आयोहेक्सोल, आयोपेमिडोल विच आर लो ऑस्मोलरिटी। इसी के साथ इन वाले कॉन्ट्रास्ट एजेंट की और क्या है, हाई ऑस्मोलरिटी। आयनिक कॉन्ट्रास्ट है हाई ऑस्मोलरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ आयनिक डाइमर कॉन्ट्रास्ट एजेंट। आयनिक डाइमर कॉन्ट्रास्ट एजेंट का एग्जाम्पल कौन सा है। तो अगर हम बात करें आयनिक डाइमर कॉन्ट्रास्ट एजेंट की, तो आयनिक डाइमर का मतलब क्या हो गया, 2 बेंजीन रिंग्स प्लस आयनिक इन नेचर। ठीक है, इन एजेंट्स की क्या होती है, अच्छा आयनिक डाइमर, ये याद रखना, आयनिक डाइमर की जो ऑस्मोलरिटी है, आयनिक डाइमर हैज़ लोअर ऑस्मोलरिटी एज कंपेयर टू आयनिक मोनोमर। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना कि आयनिक मोनोमर हायर ऑस्मोलर होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक डायमर। तो अगर सबसे पहला ऑप्शन देखें हम, आयोथैलेमिक एसिड, इट इज़ अ आयनिक मोनोमर। ठीक है, आयनिक मोनोमर। आयोडेमिक एसिड की मैं बात करूँ तो ये भी आयनिक मोनोमर है। आयोक्सिलिक एसिड, ये क्या होता है, आयनिक डाइमर कॉन्ट्रास्ट एजेंट है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और आयोग्लिसिक एसिड, ये भी क्या है, आयनिक मोनोमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आइसो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम। आइसो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम का एग्जाम्पल कौन सा है। तो अगर हम बात करें आइसो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आइसो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन से हो जाते हैं, विच आर, ये क्वेश्चन अभी AIMS CRE 4 में आया भी था।
ये पूछा था भाई कि आइसो ऑस्मोलर की जो ऑस्मोलरिटी है उसको कंपेयर किया तो सेम ऑस्मोलरिटी एज ब्लड प्लाज्मा, और जो कितनी होती है ऑलमोस्ट 290 मिली ऑस्मोल पर केजी, दैट इज 300। ठीक है, पेन, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और एडवर्स रिएक्शन रिड्यूस कर देता है ये। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आयोडिक्सेनॉल। ठीक है, ओनली ट्रू आइसोऑस्मोलर एजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया? इनमें से कौन सी आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया की क्वालिटी नहीं है? हाई विस्कोसिटी, हाई वाटर सॉल्युबिलिटी, हीट एंड केमिकल स्टेबिलिटी या फिर इनर्टनेस। ठीक है, तो कौन सी आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया की नहीं? तो भाई आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया सेफ होना चाहिए, इजीली इंजेक्टेबल होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। हाई विस्कोसिटी मेक्स इंजेक्शन फिल्म, जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। ठीक है, हाई वाटर सॉल्युबिलिटी, ठीक है, हीट एंड केमिकल स्टेबिलिटी और इनर्टनेस, ठीक है, मतलब शुड नॉट रिएक्ट विथ बॉडी टिश्यूज़। ये सारी क्वालिटीज़ आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया में होनी चाहिए। बिकॉज हाई वाटर सॉल्युबिलिटी हमें चाहिए, इट इज़ नीडेड फॉर रैपिड एक्सक्रीशन। रैपिड एक्सक्रीशन, हीट एंड केमिकल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर स्टरलाइजेशन। ठीक है, इनर्टनेस का मतलब क्या हो गया कि वो रिएक्ट ना करे बॉडी टिश्यूज़ के साथ। लेकिन हाई विस्कोसिटी नहीं चाहिए हमें, कैसी चाहिए? लो विस्कोसिटी। ठीक है, बिकॉज हाई विस्कोसिटी मेक्स इंजेक्शन डिफिकल्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरजेंसी ट्रोली इन अ सिटी एग्जामिनेशन रूम कंटेन। सिटी एग्जामिनेशन रूम के अंदर जो इमरजेंसी ट्रोली है वो इनमें से क्या क्या कंटेन करेगी? ऑक्सीजन सप्लाई, डिफिब्रिलेटर, इमरजेंसी ड्रग्स या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल ऑल ऑफ दिस। ऑक्सीजन सप्लाई फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, defibrillator for cardiac emergencies, emergency drugs like adrenaline, antihistamines for any contrast reaction। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉन्सफील्ड नंबर ऑफ वाटर, वाटर का हॉन्सफील्ड नंबर क्या होता है? जो सिटी एटेन्यूएशन वैल्यू है जिसको मेज़र करते हैं हॉन्सफील्ड यूनिट में, तो वाटर का जो हॉन्सफील्ड नंबर है वो कितना हो जाता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सेट्स ऑफ एक्सरे ट्यूब and 2 sets of detector arrays in a single city gantry is used in। ठीक है, 2 एक्सरे ट्यूब्स और 2 ही सेट ऑफ डिटेक्टर अरे सिंगल सिटी इन अ सिंगल सिटी गैनेटरी, वो कौन सी जनरेशन में यूज़ हो रहा था? सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ड्यूअल सोर्स सिटी, इलेक्ट्रॉन बीम सिटी। तो एक इसमें था ड्यूअल सोर्स सिटी। ड्यूअल सोर्स सिटी क्या कर रहा था? 2 ही एक्सरे ट्यूब और दो ही डिटेक्टर सिस्टम यूज़ कर रहा था, विच इम्प्रूव्स टेम्पोरल रिजोल्यूशन। टेम्पोरल रिजोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ड्यूअल सोर्स सिटी। सेकंड जनरेशन में तो क्या था? ट्रांसलेट, रोटेट। थर्ड जनरेशन में रोटेट सिंगल ट्यूब एंड डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन बीम सिटी, नो रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ड्यूअल सोर्स कंप्यूटेड टोमोग्राफी में 2 एक्सरे ट्यूब्स और 2 डिटेक्टर सिस्टम यूज़ हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ ट्यूब डिटेक्टर मूवमेंट इन थर्ड जनरेशन सिटी स्कैनर। थर्ड जनरेशन सिटी स्कैनर के अंदर ट्यूब डिटेक्टर मूवमेंट कैसा था? तो बोथ ट्यूब एंड डिटेक्टर रोटेट टुगेदर अराउंड पेशेंट, दैट इज रोटेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन बीम सिटी? रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन बीम सिटी, रिगार्डिंग ईबी सिटी, इनमें से कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है? हैव हाई स्पेक्चर रिजोल्यूशन, एक्सट्रीमली फास्ट, यूजेज अ लार्ज इलेक्ट्रॉन गन एज एक्सरे बीम सोर्स, नाइदर पेशेंट नॉर एक्सरे ट्यूब मूव्स। ठीक है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन बीम सिटी। जो इलेक्ट्रॉन बीम सिटी का स्पेक्चर रिजोल्यूशन था, इट इज़ डिज़ाइन फॉर स्पीड। ठीक है, स्पीड के लिए डिज़ाइन करी गई थी। बेसिकली किसके लिए थी? कार्डियक इमेजिंग के लिए। इसका जो स्पेक्चर रिजोल्यूशन था वो कम था, ना कि ज़्यादा। ठीक है, एक्सट्रीमली फास्ट, बिल्कुल मिली सेकेंड में इमेजिंग आ जाती थी। लार्ज इलेक्ट्रॉन गन भी यूज़ करता था। नाइदर पेशेंट नॉर एक्सरे ट्यूब मूव्स, लेकिन जो इसका स्पेक्चर रिजोल्यूशन था वो कैसा था? कम, लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिंग शेप पार्ट ऑफ सिटी स्कैनर हाउसिंग मैनी कॉम्पोनेंट इज। सिटी स्कैनर का रिंग शेप पार्ट जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो वो क्या हो जाता है? गैनेटरी। ठीक है, तो गैनेटरी के अंदर क्या क्या हो गया? एक्सरे ट्यूब आ गए, डिटेक्टर्स आ गए, कॉलीमेटर्स आ गए, स्लिप रिंग्स आ गई। ठीक है, विच इंट्रोड्यूस इन 6th जनरेशन स्लिप रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग्स इन सिटी स्कैनर। सिटी स्कैनर में स्लिप रिंग्स का क्या फंक्शन है?
produce high voltage and transmit to X-ray tubes, allow gantry frames to rotate continuously making helical scan possible, provide cooling to shape X-ray beam. ठीक है, प्रोवाइड कूलिंग टू शेप एक्सरे बीम. तो फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग, स्लिप रिंग्स के फंक्शन की अगर मैं बात करूँ सिटी स्कैनर पे, तो स्लिप रिंग क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि पावर और डेटा को ट्रांसमिट करेगी बाय अलाउइंग कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ गैनेटरी, दैट इज अलाउ गैनेटरी फ्रेम टू रोटेट कंटिन्यूसली मेकिंग हेलिकल स्कैन पॉसिबल. ठीक है, दैट मीन्स इट इनेबल्स हेलिकल और स्पायरल सिटी, दैट इज स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी इन 6th जनरेशन सिटी स्कैनर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जिनोन गैस डिटेक्टर यूज इन सिटी. इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है जिनोन गैस डिटेक्टर के रिगार्डिंग जो कि हम सिटी में यूज़ करते हैं. एब्जॉर्ब 100% फोटोन रीचिंग द डिटेक्टर, 100% फोटोन जो कि डिटेक्टर पे पहुंच रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है. लीस्ट स्टेबल होगा, हाईली एक्सपेंसिव होगा. प्रेशराइज जिनोन गैस फिल्स होलो चैम्बर टू प्रोड्यूस डिटेक्टर दैट एब्जॉर्ब 60 to 80% ऑफ फोटोन्स रिसीव. बिल्कुल, जो जिनोन गैस डिटेक्टर है जो कि आयनाइजेशन डिटेक्टर है विच इज़ यूज्ड इन अर्लियर सिटी स्कैनर्स. ठीक है, अर्लियर सिटी स्कैनर्स. और है क्या ये, आयनाइजेशन डिटेक्टर. ठीक है, तो प्रेशराइज जिनोन गैस फिल्स होलो चैम्बर टू प्रोड्यूस डिटेक्टर दैट एब्जॉर्ब 60 to 80% ऑफ फोटोन्स रीच द डिटेक्टर, जिनोन गैस डिटेक्टर. ठीक है, ये हो जाएगा आंसर इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिफैक्ट कॉज व्हेन डेंस ऑब्जेक्ट लाई टू एज ऑफ स्कैन फील्ड ऑफ व्यू. ठीक है, कौन सा आर्टिफैक्ट होगा जब अपन डेंस ऑब्जेक्ट्स को स्कैन, जो फील्ड ऑफ व्यू जिसको हम स्कैन करेंगे, जो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, वो डेंस ऑब्जेक्ट जब उसकी एजेस पे आ जाएगा. ठीक है, डेंस मटेरियल्स हो गए जैसे मेटल, बोन, अगर वो स्कैन के एजेस पे आ गए तो वो क्या करेगा, बीम हार्डनिंग एंड फोटोन स्टारवेशन. ठीक है, बीम हार्डनिंग एंड फोटोन स्टारवेशन विच लीड्स टू स्ट्रिक आर्टिफैक्ट. ठीक है, विच लीड टू स्ट्रिक आर्टिफैक्ट. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए. तो इट इज़ कॉमन विथ मेटल और डेंस ऑब्जेक्ट. ठीक है, रिंग आर्टिफैक्ट ड्यू टू मिसकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर, पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट ड्यू टू थिक स्लाइसेस. ठीक है, थिक स्लाइसेस की वजह से ये हो जाएगा मिसकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर. ठीक है, ट्यूब आर्किंग क्या है, इलेक्ट्रिकल इशू. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. CTDI वॉल्यूम स्टैंड फॉर. CTDI वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, CTDI दैट इज सिटी डोज इंडेक्स. तो इट स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम कंप्यूटेड टोमोग्राफी डोज इंडेक्स, कंप्यूटेड टोमोग्राफी डोज इंडिकेशन वॉल्यूम, सर्कुलर टोमोग्राफी वॉल्यूम कंप्यूटेड टोमोग्राफी डिजिटल इंडेक्स. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, CTDI वॉल्यूम स्टैंड फॉर वॉल्यूम कंप्यूटेड टोमोग्राफी डोज इंडेक्स. ठीक है, विच रिफ्लेक्ट्स एवरेज रेडिएशन डोज, एवरेज रेडिएशन डोज in a CT scan volume. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कैट स्कैन इज एसेंशियली, कैट स्कैन दैट इज कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, वो क्या है, अ फाइनर एक्सरे ऑफ बोन्स, अ डिटेल्ड एक्सरे, एक्सरे ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, एक्सरे ऑफ बोन. तो सिटी यूजेस एक्सरे बट प्रोवाइड्स क्रॉस सेक्शनल डिटेल्ड इमेजेस. क्या प्रोवाइड करता है, क्रॉस सेक्शनल डिटेल्ड इमेजेस. मतलब 2D मिल रही थी हमें नॉर्मल एक्सरे में, अब हमें डिटेल्ड एक्सरे मिल रहा है, 3D व्यू मिल रहा है. ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकन्स्ट्रक्शन दैट इज़ परफॉर्म्ड एट अ मच लेटर टाइम इज़ नोन एज. ठीक है, वो रिकन्स्ट्रक्शन जो कि हम बहुत ही बाद में कर रहे हैं. ठीक है, उसको वो कौन सा होता है, मतलब सबसे पहले मतलब डेटा एक्वायर्ड कर लिया हमने फर्स्ट एंड रिकन्स्ट्रक्टेड लेटर विद डिफरेंट पैरामीटर्स. तो ये कौन से टाइप का रिकन्स्ट्रक्शन है, मल्टीप्लानर, रेट्रोस्पेक्टिव, मिनिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन या कर्व्ड रिकन्स्ट्रक्शन. तो ये कौन सा है, डेटा इज एक्वायर्ड फर्स्ट एंड रिकन्स्ट्रक्टेड लेटर विद डिफरेंट पैरामीटर, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव रिकन्स्ट्रक्शन. ठीक है, एंड रिकन्स्ट्रक्टेड
letter with different parameters. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सरफेस रेंडरिंग, वॉल्यूम रेंडरिंग, एंडोल्यूमिनल इमेजिंग आर मेथड्स ऑफ. ये जो सरफेस रेंडरिंग, वॉल्यूम रेंडरिंग और ये जो एंडोल्यूमिनल इमेजिंग है वो किसके मेथड्स हैं? इमेज रिकंस्ट्रक्शन, मल्टीप्लानर रिफॉर्मेशन, ROI इंडेक्स, रीजन ऑफ इंडेक्स एडिटिंग, 3 डायमेंशनल रिफॉर्मेशन. तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? जो ये तीनों है, ठीक है. दीज टेक्निक्स क्रिएट 3D इमेजेस, ठीक है. दीज टेक्निक्स क्रिएट 3D इमेजेस फ्रॉम सिटी डेटा. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 डायमेंशनल रिफॉर्मेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग नॉन इक्विलिब्रियम फेज ऑफ टिश्यू एनहांसमेंट विच वन इज़ रॉन्ग. ठीक है, नॉन इक्विलिब्रियम फेज जो है टिश्यू एनहांसमेंट का, उससे रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? पहला ऑप्शन है ऑल्सो नॉन एज वीनस फेज. दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन, characterized by attenuation difference of 10 to 30 Hounsfield unit, arteriovenous iodine difference. Most routine non-angiography body images are required in this phase. तो पूछ रहा है भाई कौन सा गलत है. तो नॉन इक्विलिब्रियम फेज अकर्स आफ्टर ऑर्ट्रियल फेज, नॉट इमीडिएटली. ठीक है, जो नॉन इक्विलिब्रियम फेज है वो कब होता है? आफ्टर ऑर्ट्रियल फेज, ना कि इमीडिएटली हो जाता है. ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वेनस फेज, आउटरल फेज के जो जज्बात होगा. तो स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन, नहीं. इमीडिएटली आफ्टर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन तो कौन सा आया? आर्ट्रियल फेज. और ये कब हुआ? नॉन इक्विलिब्रियम फेज कब हुआ? आफ्टर आर्ट्रियल फेज. ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट हुआ, फिर आर्ट्रियल फेज हुआ. आफ्टर आर्ट्रियल फेज दैट इज नॉन इक्विलिब्रियम फेज, दैट इज विच इज़ ऑल्सो नॉन एज वीनस फेज, विच हैज़ अटेन्यूएशन डिफरेंस ऑफ 10 to 30. ये भी सही किया. और मोस्ट रूटीन नॉन एंजियोग्राफी, मोस्ट रूटीन बॉडी इमेजेस आर रिक्वायर्ड इन दिस फेज. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि इमीडिएटली आएगी ऑर्ट्रियल फेज, देन नॉन इक्विलिब्रियम और वीनस फेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है 75% ऑफ ब्लड सप्लाई टू लिवर इज थ्रू. 75% जो ब्लड सप्लाई है लिवर में वो किसके थ्रू होगा? हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी या स्प्लेनिक आर्टरी. तो अगर मैं बात करूँ 75% ऑफ ब्लड सप्लाई टू लिवर, तो 75% तो किससे होगा? पोर्टल वेन से. और जो बाकी का 25% है वो किससे होगा? हेपेटिक आर्टरी. जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेपेटिक पोर्टल वेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएशन डोज इन सिटी कैन बी रिड्यूस बाय. सिटी स्कैन के अंदर जो रेडिएशन डोज है हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इंक्रीजिंग पिच. ठीक है, अगर हम पिच को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग पिच रिड्यूसेस ओवरलैपिंग रेडिएशन. देखो अगर हम KBP बढ़ाएंगे तो डोज भी क्या होगा? बढ़ेगा. अवॉइड यूज़ ऑफ ऑटोमेटिक ट्यूब करंट मॉड्यूलेशन. तो जो ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल क्या कर देगा? रिड्यूस करता है डोज को. तो अगर हम इसका वो यूज़ अवॉइड कर देंगे तो डोज क्या हो जाता है? डोज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ना कि कम होगी. इंक्रीज पिच, बिल्कुल अगर हम पिच को बढ़ा देंगे तो जो ओवरलैपिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग रेडिएशन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट कैन बी ऑप्शन सी. ठीक है, इट्स रेडिएशन डोज इन सिटी स्कैन कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग पिच. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज इन MRI. MRI के अंदर मोस्ट कॉमनली हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ करते हैं? आयोहेक्सोल, सिटी कॉन्ट्रास्ट, आयोपैमिडोल. ये भी सिटी मतलब MRI में नहीं होता, या तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करते हैं एक्सरे में, उनमें यूज़ होगा, या फिर सिटी में जो गैडोलिनियम चिलेट्स है वो क्या हो जाता है? कॉमन MRI कॉन्ट्रास्ट लाइक GD, गैडोलिनियम DTPA. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सिटी स्कैन वाज इन्वेंटेड बाय. जो सिटी स्कैन है उसका आविष्कार किसने किया? तो सिटी स्कैन वाज इन्वेंटेड बाय गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड इन 1972. ठीक है, एंड वॉन नोबेल प्राइज़ इन 1979. बेंजामिन फेल्सॉन ने नहीं पता क्या किया था, नाम नहीं पहली बार सुना. गस्टो बक्की ने बक्की ग्रिड किया था. ठीक है, तो कब किया था? 1972. बाकी देखोगे आप कई अलग अलग जगह अलग डेटा दिया हुआ है. ठीक है,
बाकी मोस्टली अगर हम देखें तो 1972 ही दिया है और एमसीक्यूज़ में भी करेक्ट इसको मानते हैं। और नोबेल प्राइज़ कब मिला था इनको इस इन्वेंशन के लिए? 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो एयर बबल आर यूज्ड एज कॉन्ट्रास्ट एजेंट। जो माइक्रो एयर बबल है वो एज अ कॉन्ट्रास्ट एजेंट किस में यूज़ करते हैं? तो किस में करते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, यूएसजी, माइक्रो बबल कॉन्ट्रास्ट एनहांस अल्ट्रासाउंड बैक स्कैटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज़ अ टर्म रिलेटेड टू। गायरोमैग्नेटिक रेशियो एक टर्म है जो किससे रिलेटेड है? तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता क्या है? इट रिलेट्स मैग्नेटिक फील्ड टू प्रिसिशन फ्रिक्वेंसी। जो कि हम कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी में गायरोमैग्नेटिक रेशियो की बात करते हैं? एमआरआई के अंदर। ठीक है, दिस ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेटल्स यूज्ड इन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में हम कौन से मेटल यूज़ करते हैं? तो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ नियोबियम टाइटेनियम। ठीक है, सुपर कंडक्टिंग जो कॉइल्स है वो नियोबियम टाइटेनियम से बनी हुई होती है, यूज्ड एट वेरी लो टेम्परेचर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एमआरआई। इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है एमआरआई का? तो कार्डियक पेसमेकर एब्सोल्यूट है। फॉरेन बॉडी है आई में तो ये भाई मेटेलिक भी हो सकती है। ठीक है, एन्यूरल्स क्लिप जो है सीएनएस में, ये सारे मेटल के हैं, तो ये क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लेकिन जो सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, एमआरआई इज रिलेटिवली सेफ आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में एमआरआई सेफ है, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मेक्स गैडोलिनियम यूजफुल एमआर कॉन्ट्रास्ट एजेंट। गैडोलिनियम की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इसको एज अ मैग्नेटिक रेजोनेंस कॉन्ट्रास्ट एजेंट कंपैटिबल बनाता है? डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नॉन पैरामैग्नेटिक। तो बिकॉज ऑफ इट्स पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेटिक एजेंट क्या करते हैं? शॉर्टन T1 रिलैक्सेशन टाइम एंड इंक्रीजिंग सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन एमआरआई। एमआरआई के अंदर एज अ कूलिंग एजेंट हम क्या यूज़ करते हैं? तो एमआरआई के अंदर हम यूज़ करते हैं लिक्विड हीलियम। ठीक है, विच कीप्स मैग्नेट एट 4 केल्विन। डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग मेजर्स। डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग क्या मेजर करेगा? तो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मोशन ऑफ सेल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू, रेशियो ऑफ वाटर टू फैट। तो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग मेजर्स या फिर डिटेक्ट्स Brownian motion of water in tissues। ठीक है, Brownian motion of water in tissue, that means motion of water molecules। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन T2 वेटेड इमेज CSF अपीयर। T2 वेटेड इमेज के अंदर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कैसे अपीयर होगा? ये नहीं आएगा पे। डार्क, ब्राइट, इंटरमीडिएट, ऑल ऑफ द अबाउट। ठीक है, तो T1 के अंदर क्या होता है? फैट ब्राइट और CSF डार्क। और T2 के अंदर क्या हो जाता है? CSF ब्राइट और फैट डार्क। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन आर्टिफैक्ट सीन एज ब्लैक एंड वाइट बेंडिंग आर्टिफैक्ट लाइक जेब्रा लाइन्स ऑन द एज ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। वो आर्टिफैक्ट जो कि ब्लैक और वाइट बेंडिंग मतलब जेब्रा लाइन्स के हमें दिखे, जेब्रा लाइन्स के जैसे हमें दिखेगा फील्ड ऑफ व्यू के एज पे। जिपर, शेडिंग, मोर या फिर एलियजिंग। तो एलियजिंग अकर व्हेन द फील्ड ऑफ व्यू इज स्मॉलर देन द एनाटमी। ठीक है, जब फील्ड ऑफ व्यू जिस एनाटमी का जो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो बड़ा है और फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? छोटा। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू तो क्या रह गया? छोटा देन द एनाटमी।
कौन सी एनाटमी, जो कि हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमें स्कैन करना है। तो ये क्या कर देगा, कॉजिंग, रैप अराउंड और एलियासिंग आर्टिफैक्ट, ठीक है, रैप अराउंड या फिर एलियासिंग आर्टिफैक्ट विच अपेयर्स लाइक जैब्रा लाइन्स, ठीक है, प्रोड्यूसेस जैब्रा लाइन बेंडिंग एट फील्ड ऑफ व्यू एजेस। जिपर आर्टिफैक्ट विच इज कॉज बाय एक्सटर्नल रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। शेडिंग आर्टिफैक्ट जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी इनहोमोजेनिटी की वजह से हो रही है, ठीक है। मोइर आर्टिफैक्ट जो हो गया वो ग्रेडियंट इको अकर सीक्वेंसेस में होगा विथ ओवरलैप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलियासिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमआरए स्टैंड्स फॉर, एमआरए का पूरा नाम क्या हो जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रिगार्डिंग रिलैक्सेशन टाइम ही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है T1 रिकवरी इज कॉज बाय स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। नो, स्पिन स्पिन तो कौन सा हो जाता है हमारा, T2, ठीक है। डीके ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इज कॉज बाय अ प्रोसेस कॉल्ड T1 रिकवरी। नो, T1 रिकवरी स्पॉन्टेनियस रिलैक्सेशन। T1 रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम it takes for 63% of the longitudinal magnetization to recover in the tissue। बिल्कुल। T2 relaxation time is the time taken for 63। No, it is for the 37% of decay, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। T2 डिस्क्राइब्स डिके नॉट रिमेनिंग, ठीक है, डिके वो भी कितना 37%, और T1 रिलैक्सेशन टाइम 63% लॉन्गिट्यूडनल रिकवरी, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक कॉन्ट्रास्ट पैरामीटर, इनमें से कौन सा एक्सट्रिंसिक कॉन्ट्रास्ट पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो इन जो नहीं है, ओके, तो इंट्रिंसिक पैरामीटर तो कौन से होते हैं, जो कि टिश्यू की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। ये बोल रहा है इनमें से कौन सा एक्सट्रिंसिक पैरामीटर नहीं है। रिपीटेशन टाइम ऑपरेटर कंट्रोल्ड है, ये भी एक्सट्रिंसिक हो गया। इको टाइम भी, फ्लिप एंगल भी, ये सब क्या है, ऑपरेटर कंट्रोल्ड है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सट्रिंसिक कॉन्ट्रास्ट पैरामीटर डिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन जो T1 रिकवरी टाइम है इट इज़ टिश्यू डिपेंडेंट, ठीक है, विच डिपेंड ऑन टिश्यू प्रॉपर्टी, सो इट इज़ एन इंट्रिंसिक पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू यूज़ लॉन्ग इको टाइम रिजल्टिंग इमेज विल बी हैवीली। अगर हम लॉन्ग इको टाइम यूज़ कर रहे हैं तो जो इमेज आएगी वो कैसी आएगी, T1 वेटेड, T2 वेटेड, PD प्रोटोन डेंसिटी वेटेड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर हम लॉन्ग इको टाइम अलाउज ट्रांसफर रिलैक्सेशन डिफरेंसेस टू डोमिनेट, दैट इज T2 वेटेड इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लॉन्ग रिपीटेशन टाइम, अगर रिपीटेशन टाइम लॉन्ग है तो क्या होगा, तो लॉन्ग रिपीटेशन टाइम अलाउज फुल लॉन्गिट्यूडनल रिकवरी, that means more signal, तो it will increases signal to noise ratio, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज़ प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो भाई सिग्नल टू नॉइज रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो NEX रिपीटेशन टाइम, पिक्सल साइज, पेन स्लाइस थिकनेस इज ऑल ऑफ द अबव, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो इंक्रीजेज विथ मोर एवरेजेस, लॉन्गर रिपीटेशन टाइम, ठीक है, एंड लार्जर पिक्सल साइज। तो इन सब के बढ़ने के साथ जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अ पल्स सीक्वेंस डेट बिगिंस विथ अ 180 डिग्री इन्वर्टिंग पल्स इज नोन एज, ठीक है, वो पल्स सीक्वेंस जो कि बिगिन हो रही है विथ 80 डिग्री इन्वर्जन पल्स, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बिल्कुल इन्वर्जन रिकवरी, विच स्टार्ट्स विथ 180 डिग्री पल्स, स्टार्ट्स विथ 180 डिग्री पल्स फॉलोड बाय T1, फॉलोड बाय इन्वर्जन टाइम, ठीक है, फॉलोड बाय इन्वर्जन टाइम। T1 मत समझना है, TI लिख रही हूँ, है ना, TI इन्वर्जन टाइम, तो 180 डिग्री पल्स से स्टार्ट होगा ये बिगिन एंड देन फॉलोड बाय इन्वर्जन टाइम, दैट इज इन इन्वर्जन रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सीक्वेंस इन मस्कुलोस्केलेटल इमेजिंग। मस्कुलोस्केलेटल इमेजिंग के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस है वो कौन सा हो जाएगा,
फ्लैर तो भाई ब्रेन में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सप्रेशन में बिल्कुल शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी। स्टर क्या कर देता है, फैट को तो क्या कर देगा, ये सप्रेस कर देगा, ठीक है, फैट को सप्रेस कर देगा और जो है एडेमा है उसको हाईलाइट कर देगा। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मस्कुलोस्केलेटल इमेजिंग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, व्हाट इज़ द एमआर इमेजिंग टेक्निक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फैट एंड वाटर इमेजेस बेस्ड ऑन द केमिकल शिफ्ट बिटवीन फैट एंड वाटर। ठीक है, कौन सी टेक्निक है, कौन सी एमआर इमेजिंग टेक्निक है जो कि टेक्निक फैट और वाटर इमेजेस के रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो कि फैट और वाटर के केमिकल शिफ्ट के डिफरेंस पे बेस्ड है। डिक्सन टेक्निक, फेराडे टेक्निक, एडी या फिर मैजिक। तो भाई जो डिक्सन टेक्निक है, डिक्सन टेक्निक क्या करेगी, एक एमआरआई सीक्वेंस है दैट एक्सप्लोर्स द डिफरेंस इन अ प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी दैट इज केमिकल शिफ्ट बिटवीन वाटर एंड फैट प्रोटोन्स। ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने 40 क्वेश्चंस किए जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट के भी थे कुछ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे क्योंकि रिपीटेड एमसीक्यूज़ नहीं थे, कुछ तो बहुत बेसिक से भी थे लेकिन कुछ अलग भी थे। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, कुछ कॉन्ट्रास्ट से मिले, कुछ सिटी से मिले, कुछ एमआरआई से मिले। आई होप कि ये 40 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। कोई भी अगर डाउट है तो वो आप अभी भी लाइव चैट चल रही है उसमें पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। फॉर श्योर आई विल रेस्पॉन्स एंड क्लियर योर डाउट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, जो हमारी जल्द ही मैं 100 MCQ सीरीज़ अपलोड करने वाली हूँ, 100 MCQ सीरीज़ फॉर द टॉपिक MRI। ठीक है, MRI पे 100 MCQ की सीरीज़ में चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है, बिकॉज एज यू ऑल नो द टॉपिक MRI, CT, USG दैट्स अ हाई वेटेज टॉपिक। ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, मतलब नॉर्मली या फिर यूजुअली एग्ज़ाम के अंदर ये जो तीन कुछ एक टॉपिक है वो क्या रहते हैं, हाई वेटेज वाले टॉपिक रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपनी सीरीज़ आने वाली है या फिर जो हमारी वीडियो आने वाली है वो 100 MCQ सीरीज़ की वीडियो आने वाली है MRI के ऊपर। ठीक है, विथिन 1 to 2 days ओनली। और इसके बाद आप जो भी टॉपिक बोलोगे उस पर भी ऐसे अपन 100 MCQ की सीरीज़ ला सकते हैं, जैसे सिटी पे, USG पे, पोजिशनिंग पे, किसी भी टॉपिक पे, क्योंकि अभी हमारे पास है अच्छा खासा टाइम। जैसे कि रेलवे का पेपर आने वाला है जिसकी डेट 10 to 12 मार्च के बीच है, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो के अंदर विथ फ्रॉम एग्ज़ाम पैटर्न टू सिलेबस। ठीक है, तो ये जो 100 MCQ सीरीज़ है MRI पे ये बिल्कुल बेनिफिशियल रहेंगे। जैसा कि हमें पता है अभी एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम है, तो अब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे भी आप बोलोगे ऑलमोस्ट जैसे टॉपिक्स के MCQs इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, है ना, वो आप चैनल पे क्लिक करके इस वीडियोस वाले सेक्शन में गो थ्रू कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गिव योर फीडबैक अबाउट द क्लास इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी ऐसे बच्चे हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एस्पायरेंट्स का ऐप डाउनलोड करके कोर्स को एक्सप्लोर करना ना भूलें। जो ऐप का लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट 7 days के लिए कोर्स बिल्कुल फ्री है। अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है उसके बाद आप बाय करते हैं तो भी ये आपको ओनली 499 में अवेलेबल होगा विथ 10% ऑफ ऑन प्रोमो कोड रेडिएशन। ओके, थैंक यू।